क्या भारत में कानून सबके लिए बराबर है या कानून की नज़र में सब बराबर हैं? आर्थिक मोर्चे पर बार बार ये बात होती है कि अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बार बार दोहराया है कि भारत में दो भारत है, एक अमीरों का, एक गरीबों का, यानी एक सत्ता के मित्रों का, एक देश के असल गरीब नागरिकों का। मगर सवाल अब इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका है और वो है कानून के शासन का, संवैधानिक अधिकार और बराबरी के संरक्षण का। सवाल है कि क्या बीजेपी वालों के लिए इस देश में अलग कानून, अलग न्याय व्यवस्था और पूरा सिस्टम अलग ढंग से काम करता है तथा अन्य लोगों के लिए बिल्कुल अलग ढंग से। और ये अलगाव इतना ज़्यादा है कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ भी पुलिस से लेकर न्याय व्यवस्था तक बीजेपी के लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण देता हुआ नजर आता है। और बीजेपी में भी कमज़ोर लोगों को, यानी इनकी विचारधारा के जो समर्थक हैं उनमें जो कमज़ोर हैं उनको जकड़ लिया जाता है तथा मजबूत लोगों को छोड़ दिया जाता है। आज इस वीडियो में हम इसी मामले पर बात करेंगे। सवाल होगा कि क्या भारत के गृहमंत्री के पास देश में आग लगाने का लाइसेंस है? भाजपाइयों के पास आग लगाने का लाइसेंस मिला हुआ है? क्या वो आम आदमी से ज्यादा अधिकार रखते हैं एक नागरिक के रूप में? क्या भारत के प्रधानमंत्री नागरिक अधिकारों को लेकर भी बाकियों से अलग हैं, महामानव हैं क्या? और यदि नहीं तो फिर भारत की न्यायपालिका में बैठे हजारों जज क्या कर रहे हैं? क्या उनके कान छुट्टी पर हैं या फिर आंखें समर वेकेशन का मजा ले रही हैं? इस वीडियो का मुद्दा बेहद गंभीर है। जो लोग जल्दबाजी में हैं वो आगे ना देखें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं। तो भैया ये हमसे ना हो पाएगा। आपके पास समय की कमी है तो जितना समय है उतना देखिए। पूरी जानकारी चाहिए, जागरूक बनना है तो पूरा देखना पड़ेगा। बाकी पूरा देश तो रील की सुनामी में बहिया रहा है, बह जाने दीजिए सबको। हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। आगे की एक एक लाइन को एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा। भारतीय लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द जितने सवाल हैं उन सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद आप ही की खोपड़ियां दे देगी। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड से शुरू करने वाले नरेंद्र मोदी ने एक देश दो कानून का सिस्टम लागू कर दिया है। इस देश में अब सत्ता के लिए अलग और करोड़ों लोगों के लिए अलग पैमाना नजर आने लगा है, चाहे वो 5 किलो राशन वाले हों या फिर लाखों कमाने वाले हिंदुत्व के ठेकेदार। सत्ता से समानता की उम्मीद बेमानी हो चुकी है क्योंकि इस देश के गृहमंत्री के कंधों पर 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल है। पहलगाम से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक घुसपैठ रोकने में नाकाम है, मगर वही गृहमंत्री खुलेआम एक समुदाय की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि अमित शाह का बयान कितना गलत है, सवाल यह है कि उनकी इस बयानबाजी को रोकने वाला कौन है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन नेताओं की जहरीली बयानबाजी के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो मुकदमा लिख ले, मगर विपक्षी नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच का केस दायर हो जाता है, सजा हो जाती है, जेल भेज दिया जाता है। लेकिन मोदी शाह की नफरती बयानबाजी को रोकने वाला कोई नहीं है, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट में बैठा कोई चीफ जस्टिस। सवाल यह है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने एक 22 साल की लड़की शर्मिष्ठा पनोली के भड़काऊ वीडियो पर स्वतः संज्ञान ले लिया, तो गृहमंत्री के खिलाफ चुप क्यों है? जो बंगाल की धरती पर खड़े होकर मुसलमानों को वोट बैंक और आतंकवादियों का समर्थक साबित करने की बयानबाजी करते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं और एक पार्टी की नेता पर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने और मुसलमानों को खुश करने का आरोप लगाते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत का कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पर गलत बोलते हैं, या फिर उन नेताओं के लिए भी है जो रैलियों में देश को बांटने का काम कर रहे हैं? अमित शाह और विजय शाह में कोई अंतर नहीं है। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया था और अमित शाह ने 20 करोड़ मुसलमानों को, पूरे समुदाय को एक साथ टारगेट किया है सिर्फ वोट के लिए। क्योंकि बंगाल में अगले साल चुनाव है और वहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है, तो हिंदू मुसलमान करने में माहिर अमित शाह के लिए जहर की राजनीति करने का पूरा मौका है। मगर जिस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी दुनिया को ब्रीफिंग दी, जिस धरती पर खड़े होकर अमित शाह मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें कर रहे थे, उसी बंगाल के बेटे पैरा 6 के कमांडो झंटू अली शेख ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अभी उनकी कब्र की मिट्टी सूखी भी नहीं होगी और इस देश का गृहमंत्री फालतू की बयानबाजी कर रहा है, आग लगा रहा है। छपरा के बेटे और बीएसएफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने इसी ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान कुर्बान कर दी है, जिस ऑपरेशन के बारे में पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में मोदी सत्ता ने दर्जन भर मुस्लिम सांसदों को शामिल किया। उन्हीं को बदनाम करने के लिए देश का गृहमंत्री कह रहा है कि देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होता है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि गृहमंत्री का बयान बेहद शर्मनाक है। देश के मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मगर सवाल इस देश की न्यायपालिका से है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपाई मंत्री विजय शाह के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और हाईकोर्ट को नसीहत दे दी कि हम सुनवाई कर ही रहे हैं ना, आप मत करिए, बंद कर दीजिए। उसी सुप्रीम कोर्ट ने देशभक्ति की आड़ में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को छिपाने के प्रोपेगेंडा को पाखंड कहने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के बोलने पर पाबंदी लगा दी। उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी। मगर शर्मिष्ठा पनोली का केस देखें तो न्यायपालिका का दोहरापन और खुलकर सामने आ जाता है। शर्मिष्ठा इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर था, उसने वीडियो में न सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किया, बल्कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की। शर्मिष्ठा को पता था या नहीं, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि इस देश में दो कानून हैं। एक तरफ शर्मिष्ठा के वीडियो को हिंदुत्ववादियों ने हाथों हाथ लिया, दूसरी ओर गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई। मुस्लिम समुदाय ने एक सुर में शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी का समर्थन किया और पूछा कि क्या भारत में सिर्फ हिंदू भावनाएं ही संवैधानिक संरक्षण की हकदार हैं? जब मुसलमानों को नमाज पढ़ने, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने और अखबार में देवी देवताओं की तस्वीर छप जाने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब लोग चुप क्यों रहते हैं? एमआईएम के नेता वारिस पठान ने शर्मिष्ठा के वीडियो को शेयर करते हुए कार्रवाई की मांग की और कहा कि नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोलकाता के गार्डन रिच थाने में शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 1A 299 और 353(2) के तहत एफआईआर हुई। मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने का आरोप लगा। घबराई शर्मिष्ठा ने अपना वीडियो डिलीट किया और माफी मांगी। मगर सत्ता चाहे किसी की भी हो, वो अपने हिसाब से काम करती है। 15 मई 2025 को शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर हुई और 2 दिन बाद ही 17 मई को वारंट जारी हो गया। कोलकाता पुलिस 1000 किलोमीटर दूर आई और शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। मोदी की माला जपने वाले आईटी सेल ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया। बंगाल सरकार पर उत्तर कोरिया जैसा व्यवहार करने का आरोप भी लगाया गया, मगर वे भूल गए कि मामला सरकार की आलोचना का नहीं, बल्कि एक धर्म विशेष और उसके प्रतीकों को गाली देने से जुड़ा हुआ है। कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में विविधता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। तो सवाल यह है कि अमित शाह क्या दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे? क्या इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं की कदर नहीं है? क्या कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने कानों में दही जमा रखा है जो अमित शाह का बयान उन्हें सुनाई नहीं दिया? ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए देश भर में घूम घूम कर रैलियां कर रहे मोदी और अमित शाह पर कोई कानून लागू होता है कि नहीं? दरअसल बंगाल में अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए किया। आतंकवादियों के मरने से उन्हें दर्द होता है। मतलब भारत का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने से खुश होगा? ये किसने कह दिया आपको? भगवा चाणक्य का ये बयान न सिर्फ ममता बनर्जी पर हमला था, बल्कि भारत के मुस्लिम समुदाय की देशभक्ति पर सीधा सवाल था। ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने दुनिया को भारत की एकता और ताकत का संदेश दिया। ये वही ऑपरेशन है जिसमें बंगाल के झंटू अली शेख और बीएसएफ के मोहम्मद इम्तियाज जैसे सैनिकों ने अपनी जान दी। मगर गृहमंत्री के लिए ये सब मायने नहीं रखता। उनके लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है जिसे आतंकवाद से जोड़कर चुनावी फायदा उठाया जा सकता है, कुछ हिंदुओं को बरगलाया जा सकता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले में बंगाल के पर्यटक मारे गए, लेकिन ममता बनर्जी चुप रही, जबकि यह सच्चाई के उलट है, झूठ है। पहलगाम हमले के बाद न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि पूरे विपक्ष ने एकजुटता दिखाई, पूरे देश ने एकजुटता दिखाई। अभिषेक बनर्जी को मोदी सत्ता ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल करके विदेश भेजा, लेकिन बीजेपी ने इस हमले को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा और इसे चुनावी मुद्दा बनाया। अमित शाह ने मुर्शिदाबाद दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि ये दंगे राज्य प्रायोजित थे। तो सवाल ये है कि जब बीएसएफ की तैनाती की बात आई तो केंद्र सरकार ने क्या किया? क्या अमित शाह ने बतौर गृहमंत्री दंगों को रोकने के लिए एक्शन लिया? और इतना ही दंगों को रोकने का शौक है, जिम्मेदारी है, तो फिर मणिपुर पिछले कितने साल से जल रहा है? क्या अमित शाह को मालूम नहीं है? हिम्मत नहीं होती वहां जाने की? बंगाल के मामले में हिंसा रोकने की बजाय अमित शाह कहते हैं कि बंगाल घुसपैठ का सेंटर है और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। ये सीधे तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने, दुम दबाकर भागने का एक तरीका है और एक चुनावी नेता की तरह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना है। शाह का बयान सिर्फ ममता बनर्जी पर हमला नहीं, ये भारत के हर उस मुसलमान और हर एक नागरिक का अपमान है जो इस देश के लिए अपनी जान देता है, जो इस देश की सेना में है और इस मादरे वतन के लिए खुद को कुर्बान करता है। सवाल यह है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली के वीडियो पर तुरंत संज्ञान लिया, मगर अमित शाह के इस भड़काऊ बयान पर चुप क्यों है? अगर एक 22 साल की लड़की का इंस्टाग्राम वीडियो इस देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था, माफी के बाद भी खतरा था कि उसे जेल भेजना जरूरी हो गया, तो फिर गृहमंत्री का बयान क्या है? क्या यह उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक नहीं है? क्या यह एक पूरे समुदाय की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाता है? इतना हल्का है कि उस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या गृहमंत्री का बयान इतना सामान्य है, अच्छा है कि उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? यह दोहरापन क्यों?
हम शर्मिष्ठा पनोली को डिफेंड नहीं कर रहे, न कर सकते हैं। हम सिर्फ न्यायिक कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं। जिसने शर्मिष्ठा पर तो एक्शन लिया, लेकिन अमित शाह के खिलाफ एक्शन लेने में उसको पसीना आ गया। शर्मिष्ठा एक लॉ स्टूडेंट थी, जिसे कानून की समझ होनी चाहिए थी, होगी भी, मगर कहा जाता है कि जब नफरत का भूत चढ़ता है तो सारी समझ खत्म हो जाती है। असल बात यह है कि जब समझ खत्म हो जाती है तब ही व्यक्ति अंधभक्त बनता है और नफरती चिंटू बनता है। उसके वीडियो सिर्फ देशभक्ति के नाम पर ही नहीं थे, वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले थे। उसने न सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाया बल्कि भारत के मुसलमानों को भी आतंकवाद से जोड़ दिया। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता पर फिर से बहस छेड़ दी। बीजेपी सांसद मदन कुमार मिश्रा और मंडी की सांसद कंगना रनौत ने इसे चुनिंदा कार्रवाई और तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। मिश्रा ने कहा कि एक लॉ स्टूडेंट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कंगना ने लिखा कि एक लड़की को उसकी अभिव्यक्ति के लिए इतना परेशान करना ठीक नहीं है, उसे तुरंत रिहा करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या शर्मिष्ठा की माफी ने उनकी जिम्मेदारी खत्म कर दी और क्या कोलकाता पुलिस की कार्रवाई वास्तव में हद से ज्यादा थी। मगर सवाल यह भी है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि आप किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहें, वो भी आदतन बार बार आप गालीबाजी करते रहें। क्या यह आजादी सिर्फ एक समुदाय के लिए है या सबके लिए है। शर्मिष्ठा के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने कहा कि हमारे देश में विविधता है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। मगर यही कोलकाता हाईकोर्ट अमित शाह के बयान पर खामोश क्यों है। क्या गृहमंत्री का बयान इस देश की विविधता को ठेस नहीं पहुंचाता है। क्या यह बयान सामाजिक एकता को कमजोर नहीं करता। याद रखिए कि प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी हो, लेकिन उससे तटस्थ होना चाहिए। तो अमित शाह का बयान तटस्थ कहां है। ये तो खुलेआम एक समुदाय को निशाना बनाता है। शर्मिष्ठा पनोली के मामले में पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा कि विवादित वीडियो बनाने वाली शर्मिष्ठा को कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। यह कुछ अधिक सख्ती हो रही है। ऐसे मामलों पर बहुत अधिक कानूनी सख्ती की जरूरत नहीं है। इसमें सामाजिक सूचिता जरूरी है, मगर भाजपाई आईटी सेल वाले तो सूचिता को घोल घाल के पी चुके हैं। वरना विपक्ष को देशद्रोही साबित करने से पहले 4 बार सोचते। आज सत्ता ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है तो कांव कांव चिल्ला रहे हैं। वरना इन्होंने न तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री को छोड़ा और न ही सीडीएस अनिल चौहान को। आईटी सेल ने हर उस शख्स को गालियां दी जिसने मोदी सत्ता से सवाल किया, जिसने मोदी सत्ता को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। शर्मिष्ठा पनोली को बंगाल पुलिस ने भाजपा शासित राज्य हरियाणा से उठाया। समझ लीजिए कानून के हाथ कितने लंबे हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने लिखा कि नई उम्र के नौजवानों, तुम आई स्टैंड विद यू लिखने वालों के भरोसे मत रहना। ये खुद भी ठीक से खड़े होने की स्थिति में नहीं होते। मेरी बात पर विश्वास न हो तो गूगल कर लो। करोड़ों लोग उसके पक्ष में आई स्टैंड विद का ट्रेंड चलाते रह गए और एक होनहार युवा पिछले 5 साल से जेल में बंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रभाकर मिश्रा किसकी बात कर रहे थे। ऐसे दर्जनों नाम मिलेंगे, उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिसा और न जाने कितने, जिन्हें न तो जमानत मिली और न ही उनके खिलाफ जांच पूरी हुई। वे जेलों में बंद हैं, सड़ रहे हैं, हमारी काबिल न्यायपालिका की व्यवस्था को झेल रहे हैं। शर्मिष्ठा के मामले में भी हिंदुत्ववादियों ने सोशल मीडिया पर खूब हल्ला मचाया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और जो शर्मिष्ठा के लिए हो हल्ला मचा रहे थे वे सब भाजपा के पाले हुए आईटी सेल के छर्रे हैं। तो जो लोग मोदी मोदी करते हैं उन्हें भी सावधान रहना होगा, वरना भरी जवानी में जेल की चक्की पिसिंग पिसिंग वाला खेल हो जाएगा और सत्ता अपनी मनमानी करती रहेगी। अमित शाह अकेले नहीं हैं, उनसे पहले बीजेपी के कई नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह दिया और विजय शाह आज भी मंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के ही भाजपा नेता जगदीश देवड़ा ने एक रैली में कह दिया कि पूरा देश, सेना और सैनिक मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। देवड़ा का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया और बीजेपी के नेताओं के लिए एकजुटता का मतलब सिर्फ हिंदू वोटों का एकजुट करना है। निशिकांत दुबे को मत भूलिए, जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस को गृह युद्ध का जिम्मेदार बता चुके हैं। वही निशिकांत दुबे असदुद्दीन ओवैसी के साथ विदेश भेजे गए तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने लगे, कहने लगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। याद रखिए कि मोदी सत्ता को अपना चेहरा बचाने के लिए मुस्लिम सांसदों को प्रतिनिधिमंडल में शामिल करना जरूरी लगा, मगर मोदी ने कभी भी मुसलमानों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट नहीं किया, हमेशा उनकी अनदेखी की। शर्मिष्ठा पनोली के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन जब बात मुस्लिम बुद्धिजीवियों की आती है तो वही कोर्ट खामोश हो जाता है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करना सिर्फ एक फोटो ऑप था और भारत की जमीनी हकीकत इससे अलग है। इस पोस्ट के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके खिलाफ राजद्रोह की धारा 152 समेत कई धाराएं लगाई गई। मगर सवाल यह है कि क्या प्रोफेसर अली खान ने कुछ गलत कहा था? नहीं। बरसत पीर, जिनकी कहानी होम बाउंड को कांस फिल्म फेस्टिवल में सराहना मिली, उनको भी बीजेपी ने अनदेखा किया, मोदी ने अनदेखा किया। उनकी कहानी हिंदू मुस्लिम दोस्ती की मिसाल है।
जो हिंदुत्व के खिलाफ है, भाईचारे की बात करती है। कर्नाटक की बानू मुश्ताक ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता, उनको भी मोदी सत्ता ने नजरअंदाज किया। मोदी के पास इनसे मिलने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व के ढांचे में फिट नहीं बैठते। हमारे प्रधानमंत्री तमाम हिस्ट्री सीटरों से जाके कानपुर में मिल लेते हैं, गलबहियां कर लेते हैं, मगर जो भारत के काबिल लोग हैं, जो दुनिया में नाम कमाते हैं, उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो प्रेम की बात करते हैं और यहाँ तो सब नफरत के भूखे हैं। आप कहेंगे कि मोदी सत्ता मुसलमानों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करेगी तो हिंदुत्व की राजनीति का क्या होगा? मगर सवाल यह है कि अगर शर्मिष्ठा पनोली का वीडियो सामाजिक एकता के लिए खतरा था तो अमित शाह का बयान क्यों नहीं? कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा के मामले में तुरंत कार्रवाई की, मगर गृहमंत्री के बयान पर चुप क्यों है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए भी है, या फिर चुनावी भाषण के नाम पर होम मिनिस्टर को कुछ भी बोलने की आज़ादी है? देश के किसी भी नागरिक की देशभक्ति पर सवाल उठाने की हिम्मत कोई भी नेता कैसे कर सकता है, न्यायपालिका के रहते? सवाल यह है कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में किसी संस्था के पास इतनी हिम्मत है कि वो मोदी शाह पर नकेल कस सके, या फिर भाषण इनका भाषण ही शासन है? क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट, अगर कलकत्ता हाईकोर्ट कोई एक्शन नहीं लेता है तो क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने की हिम्मत दिखाएगा? क्या चीफ जस्टिस BR गवई हिम्मत दिखाएंगे एक्शन लेने का? लंदन में जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही हैं, क्या कुछ कहा है अगली वीडियो में बात करेंगे उस पर। किस तरीके से नफरती चिंटुओं और उनके आकाओं की हेकड़ी निकाल दी है, उन्हें तगड़ा झटका दिया है, उस पर बात करेंगे। मगर फिलहाल सवाल यह है कि गृहमंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा उसके खिलाफ एक्शन कब होगा, कौन लेगा, होगा कि नहीं होगा? फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।